प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने दो विधियों के संबंध में पढ़ लिया है। अंतर्दर्शन विधि इंट्रोस्पेक्शन मेथड, नंबर 2 अवलोकन विधि ऑब्जर्वेशन मेथड। आज हम तीसरी विधि के बारे में पढ़ेंगे जो है प्रयोगात्मक विधि अर्थात एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो जो एक्सपेरिमेंटल मेथड या प्रयोगात्मक विधि है उसके जो प्रतिपादक थे विलियम वुंट थे। विलियम वुंट ने सबसे पहली प्रयोगशाला जो जर्मनी के लिप्जिग नामक स्थान पर या विश्वविद्यालय में सबसे पहली प्रयोगशाला जो थी उसकी स्थापना की थी सन 1879 में। तो विलियम वुंट को जो है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहा जाता है, अर्थात जो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता कहा जाता है विलियम वुंट को। तो आज हम इसी विधि के बारे में पढ़ेंगे कि प्रयोगात्मक विधि जो है इस विधि में दूसरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इस विधि में प्रयोगकर्ता या अवलोकनकर्ता अपने अनुसार पर्यावरण या परिस्थितियों का निर्धारण करता है। उसके बाद किसी व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है या जिस बच्चे या व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना है या जिस पर प्रयोग किया जाना है उसका अवलोकन करना है या किसी समूह का अध्ययन करना है, तो उस स्थिति में उस बच्चे को या उस व्यक्ति को जो है वो डाल दिया जाता है। अब हम इसे अच्छी तरह से समझने के लिए सबसे पहले जो है प्रयोगात्मक विधि के कुछ सोपानों के बारे में या पद या स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें जो प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है तो इसमें क्या क्या स्टेप्स जो है वो उनका प्रयोग किया जाता है। तो स्टेप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड, सबसे पहले जो है नंबर 1 अध्ययन समस्या या समस्या का चुनाव, स्टडी प्रॉब्लम, अर्थात इसमें प्रयोगात्मक विधि के अंतर्गत सबसे पहले तो समस्या का चुनाव किया जाता है। प्रयोगकर्ता अर्थात जो शिक्षक है जिसे प्रयोगकर्ता हम कहेंगे या जो समस्या के संबंध का या अवलोकन कर रहा है उस समस्या का, वो उसका जो है सबसे पहले प्रॉब्लम या समस्या का चुनाव करता है जिसके संबंध में या जिस पर प्रयोग किया जाना है, तो उस समस्या के बारे में जो वो उसका चुनाव करेगा। जो दूसरा स्टेप है इसका, दूसरे पद पर परिकल्पना का निर्माण, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, अर्थात समस्या के संबंध में जो भी समस्या का चुनाव किया जाता है प्रयोग करने के लिए उसमें उस समस्या के संबंध में परिकल्पनाएं करना। इसमें प्रयोगकर्ता या शिक्षक तर्कपूर्ण ढंग से जो है अपनी परिकल्पनाएं बनाता है, अपनी धारणाएं बनाता है, भिन्न भिन्न धारणाएं बनाता है कि जिस समस्या का हम अध्ययन कर रहे हैं उसका जो निष्कर्ष है ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो अलग अलग निष्कर्ष जो उसके संबंध में बनाए जाते हैं, अर्थात परिकल्पनाएं जो हैं वो बनाई जाती हैं। इसके बाद परिकल्पना का निर्माण करने के बाद जो है अवलोकनकर्ता या प्रयोगकर्ता अर्थात शिक्षक जो है वो प्रयोग की रूपरेखा निर्धारित करेगा, अर्थात डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। इसके अंतर्गत प्रयोगकर्ता जो प्रयोग की रूपरेखा निर्धारित करेगा उस स्थिति को क्रिएट करेगा, उस स्थिति का निर्माण करेगा जिसमें उन बच्चों को डाला जाना है या डाला जाएगा जिन पर प्रयोग किया जा रहा है। अब इसके बाद जब रूपरेखा तैयार हो जाएगी, प्रयोग की रूपरेखा तैयार होने के बाद जो है नंबर 4 जो इसका स्टेप है या पद है उसमें आता है प्रतिदर्श का चयन, अर्थात हमने जिन बच्चों पर अध्ययन करना है उनको किसी कक्षा में से कुछ बच्चों का अध्ययन करना है तो उनमें से हम चुनाव करेंगे, उन प्रतिदर्शों का, उन सैंपल जो है उनका चुनाव करेंगे, चयन करेंगे जिन पर प्रयोग किया जाना है। मान लो एक कक्षा में जो है 10 या 15 विद्यार्थी हैं तो उसमें से केवल हम 5 ही बच्चों का जो है सैंपल के रूप में चुनाव करेंगे जिन पर हमने उस समस्या के संबंध में अध्ययन करना है। अब इसके बाद जो है जब प्रतिदर्श का चुनाव हो जाएगा तो नेक्स्ट जो इसका स्टेप आएगा वो रहता है सूचनाएं एकत्रित करना, अर्थात हम अब उन जो सैंपल हैं, प्रतिदर्श हैं, उनके संबंध में जिन बच्चों पर प्रयोग किया जाना है उन बच्चों के संबंध में अलग अलग सूचनाएं एकत्रित करेंगे,
आंकड़े एकत्रित करेंगे और उसका जो है उसके संबंध में हम अध्ययन करेंगे। आंकड़े एकत्रित करने के बाद या सूचना एकत्रित करने के बाद अगला जो हमारा सोपान है, स्टेप है, वो आता है नंबर 6 पर, आंकड़ों के विश्लेषण का निष्कर्ष, अर्थात रिजल्ट ऑफ डाटा एनालिसिस। आंकड़े एकत्रित करने के बाद जो है जो भी हमें सूचनाएं एकत्रित होती हैं या प्रयोगकर्ता के पास जो भी सूचनाएं एकत्रित होती हैं उन प्रतिदर्श के संबंध में उनका विश्लेषण किया जाता है, उनके संबंध में जो है परिणाम निकाले जाते हैं और अंत में जो इसका स्टेप रहेगा और पद रहेगा वो है जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट, अर्थात निष्कर्षों का सामान्यीकरण। तो जब इस एक्सपेरिमेंटल मेथड या प्रयोगात्मक विधि के अंतर्गत जब हम एनालिसिस कर लेते हैं, आंकड़ों का विश्लेषण कर लेते हैं, तो उसका अंत में जो उसका स्टेप आता है वो है निष्कर्षों का सामान्यीकरण, अर्थात प्रयोगात्मक विधि का अंतिम पद निष्कर्ष का सामान्यीकरण होता है, जिसमें प्रयोग करने से जो भी निष्कर्ष निकाला जाता है उसका सामान्यीकरण कर दिया जाता है, अर्थात उसको जनरलाइज कर दिया जाता है, दुनिया पर थोप दिया जाता है और प्रतिदर्श से जो जनसंख्या पर जो है उसका सामान्यीकरण कर दिया जाता है। अब हम प्रयोगात्मक विधि, ये तो थे इसके कदम, अब हम प्रयोगात्मक विधि को अच्छी तरह से और अधिक अच्छी तरह से समझने के लिए कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन जो हम करेंगे, जिसमें थोड़ा सा जिसमें जो है सबसे पहले नंबर पर आता है कार्य कारण संबंध। अब कार्य कारण संबंध प्रयोगात्मक विधि में व्यवहार तथा स्थिति पर जो है प्रयोगकर्ता का जो है नियंत्रण, पूरी तरह से नियंत्रण होता है, और प्रयोगकर्ता या अवलोकनकर्ता का जो हम प्रयोग कर रहे हैं इसमें इसका अर्थ है शिक्षक, अर्थात प्रयोगकर्ता कौन होगा? शिक्षक होगा। और शिक्षक जो है जिन बच्चों पर भी वो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है या प्रयोग किया जा रहा है तो उन पर जो है स्थिति पर और पूरी तरह से जो है वो शिक्षक का नियंत्रण रहता है। अब इसमें कुछ एक जो हैं बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको हम इसमें हम इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है नंबर 1 कार्य कारण संबंध। कार्य कारण संबंध का अभिप्राय है कि इस प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग किसी भी समस्या के संबंध में उसके कारण और प्रभाव, उस का क्या कारण है, उस समस्या का क्या कारण है, क्यों उत्पन्न होती है ये समस्या और उसका क्या प्रभाव है, इन दोनों के संबंध को जानने के लिए जो हम प्रयोगात्मक विधि का जो है प्रयोग करते हैं। दूसरा है कि नियंत्रित अवलोकन विधि की जो ये प्रयोगात्मक विधि है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है, ये एक इसको नियंत्रित अवलोकन विधि भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जिन बच्चों का अध्ययन किया जाता है, अवलोकन किया जाता है या जिन पर प्रयोग किया जाता है उन बच्चों पर जो है, उन स्थिति पर जो है पूरी तरह से शिक्षक का जो है कंट्रोल रहता है, नियंत्रण रहता है। नंबर 3 पर्यावरण तथा परिस्थिति पर नियंत्रण। इसका अभिप्राय है कि जो अवलोकन करता है या शिक्षक है उसका पर्यावरण पर भी और स्थिति पर भी पूरी तरह से नियंत्रण रहता है, क्योंकि वो शिक्षक जो है जो भी एक्सपेरिमेंटल मेथड का प्रयोग कर रहा है या बच्चों का अध्ययन कर रहा है, बच्चों पर प्रयोग किया जा रहा है, उसका पूरी सिचुएशन पर, स्थिति पर पूरी तरह से नियंत्रण होता है। वो अपने अनुसार जो है स्थिति का निर्माण करता है और उसी के अनुसार जो है बच्चों को उसमें डालता है। उसके बाद जो इसीलिए इस विधि को जो है एक्सपेरिमेंटल मेथड या प्रयोगात्मक विधि को कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि इस पर प्रयोगकर्ता का जो है पूरी तरह से कंट्रोल रहता है, नियंत्रण रहता है। इसके बाद नंबर 4 स्टेप है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पनाओं का निर्माण, कि प्रयोगकर्ता या शिक्षक जो है पहले समस्या के संबंध में अपनी विभिन्न तर्कपूर्ण ढंग से जो है परिकल्पनाएं बना लेता है और उसके बाद प्रयोग करने की जो है रूपरेखा तैयार करता है, अर्थात डिज़ाइन करता है, उसको जो रूपरेखा को तैयार करता है। अब इसके बाद नंबर 5 सैंपल टू पॉपुलेशन, प्रतिदर्श से जनसंख्या, अर्थात
करते समय जो चुने हुए प्रतिदर्श हैं उन पर अध्ययन करता है, प्रयोग करता है और अंत में निष्कर्ष निकालता है और उन निष्कर्षों को जो है पूरी दुनिया पर थोप दिया जाता है। अर्थात सैंपल टू पॉपुलेशन का मतलब है कि जो भी निष्कर्ष प्रयोगात्मक विधि से निकाले जाते हैं उनका जनरलाइजेशन अर्थात सामान्यकरण कर दिया जाता है। तो आज अब हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद हम अगली विधि के बारे में पढ़ेंगे।